जब कोई दलित या मुसलमान जब अपने नाम की दफ्ती को अपने दुकान पर, रेहड़ी पर, ढाबे पर चिपका रहा होगा तो उसके कानों में मोहम्मद जिन्ना की वह आवाज़ बार बार गूंज रही होगी जिसमें मोहम्मद जिन्ना आज़ादी के समय कहा करते थे कि यह देश मुसलमानों का नहीं है, यह देश हिंदुओं का है और उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वैसे ही बाबा भीमराव अंबेडकर की वह आवाज़ जब वह लंदन में गोलमेज सम्मेलन के अंदर चीख चीख कर कह रहे थे कि उनको दलितों को हिंदुओं से अलग कर देना चाहिए क्योंकि हिंदू उनको अपने समाज का हिस्सा नहीं मानते और वह जाति के आधार पर उनसे भेदभाव करते हैं। साथ में भविष्य के वो सारी परेशानियां भी उनके दिमाग में घूम रही होंगी कि अगर इस महीने काम नहीं होगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, कर्जा कैसे दिया जाएगा, बच्चा पढ़ने कैसे जाएगा, उसकी फीस कैसे जाएगी और घर में खाना कैसे आएगा। सवाल सिर्फ हिंदू और दलितों का नहीं, सवाल उन दुकानों पर काम करने वाले सवर्ण गरीब हिंदुओं का भी है कि क्या उनको नौकरी से निकाल तो नहीं दिया जाएगा। ये सारे सवाल उन तमाम लोगों के जहन में घूम रहे होंगे, लेकिन सत्ता को क्या, सत्ता तो अपने नशे में चूर एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जिससे किसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। सवाल तो सत्ता का है और सत्ता में बने रहने का है। लेकिन इस देश का संविधान बीच में आता है और उन गरीब, लाचार, दलित, मुस्लिम और सवर्णों को इस बात का एहसास दिलाता है कि यह देश किसी की सनक से नहीं, यह देश संविधान से चलेगा। वही संविधान जिसको बचाने की कोशिश इस देश का विपक्ष कर रहा है, वही संविधान जिसको सर माथे पर रखने का काम इस देश का सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वही संविधान जिसके बदलने, जिसके खत्म होने की आशंकाएं लिए इस देश के दलित को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में सच्चा कौन है और झूठा कौन है, वही संविधान आज आकर दोबारा उन असहाय लोगों के साथ खड़ा हो जाता है। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह। मुद्दे की बात प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 19 जुलाई 2024 को जब उत्तर प्रदेश के हिंदूवादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी किया कि मुजफ्फरनगर में कांवड़ के रूट पर जो दुकानें होंगी, वो दुकानें पर जो रेहड़ी फड़ी की जो लोग हैं, जो ढाबे हैं, उनको अपना नाम लिखकर टांगना पड़ेगा। इसके पीछे का तर्क यह था ताकि कांवड़ ले जाने वाले हिंदू इस बात की पहचान कर लें कि जिस दुकान से वो फल खरीद रहे हैं या जिस दुकान पे वो चाय पी रहे हैं वह कहीं मुसलमानों का या किसी दलित का तो नहीं है, जिससे कि धर्म की सूचिता को बचाया जा सके। बस क्या था, जैसे ही यह फरमान जारी होता है वैसे ही पूरा विपक्ष इसका विरोध करता है और सरकार पर यह आरोप लगाता है कि वह जाति और धर्म के आधार पर इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, अगर आप सत्ता पक्ष एनडीए के प्रमुख सहयोगी, चाहे वो बात आरएलडी के प्रमुख नेता जयंत चौधरी की हो, वह भी कहते हैं कि यह जो कानून बना, जो यह अधिसूचना जारी हुई है वह ठीक नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी इस बात का विरोध करते हैं कि किस तरीके से
बिहार में इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा निकलती है, लेकिन वहाँ का पर तो यह फरमान जारी नहीं हुआ और यह फरमान दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यह हिंदू मुसलमानों में मतभेद पैदा करता है। एक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता सोनू सूद भी इस बात पे विरोध जताते हैं कि यह फरमान ठीक नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने सबरी के जूठे बेर खाकर भी अगर उनकी सुचिता खत्म नहीं हुई थी, तो ये हिंदू मुसलमान करने से जो है कि यह देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इन सारे विरोधों का कोई भी फर्क आदित्य योगीनाथ और बीजेपी पर नहीं पड़ता और वह आगे की अधिसूचना जारी करते हुए वह ऐलान करती है कि यह कानून सिर्फ मुजफ्फरनगर में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में है कि जो भी कांवड़ों का रूट है उसके जो है कि वहाँ पे दुकानदारों को अपना नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन सत्ता की ठसक तब टूटती है जब कोर्ट का एक अंतरिम फैसला आता है कि जो यह अधिसूचना जारी हुई है उस पे तुरंत रोक लगाया जाए और अगले निर्णय तक इसको स्थगित किया जाए, क्योंकि यह तर्क संगत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता मोहिया मोत्रा और एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में यह अपील करता है। 2 जजों का फैसला आता है जिसमें प्रमुख जस्टिस हरिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी जो है कि इस बात का फैसला देते हैं कि और इस पे अंतरिम रोक लगा देते हैं। जस्टिस भट्टी बाकायदा अपने जीवन का एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कैसे केरला में जब वो रहते थे तो उनके पास जहाँ पे वो खाना खाने जाते थे वहाँ पे 2 रेस्टोरेंट थे, ढाबा था, एक हिंदू का था एक मुसलमान का था, लेकिन वह मुसलमान ढाबे में खाना खाने जाते थे क्योंकि उसके जो साफ सफाई का स्तर था वो इंटरनेशनल लेवल का था। तो सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर आप कैसे कह सकते हैं कि कौन साफ सुथरे तरीके से बनाता है और कौन साफ सुथरे तरीके से नहीं बनाता है? हाँ, यह बात जरूर है क्योंकि यह धर्म का मामला है, तो दुकानदार अगर वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है इसकी लिस्ट वो बाकायदा अपने शॉप पर टांग सकते हैं, जिससे कि वास्तविक जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है उसको लागू किया जा सके, ना कि धार्मिक और जातिगत अल्पसंख्यकों को इसके माध्यम से टारगेट किया जा सके। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के इस अधिसूचना के पीछे की पूरी कहानी को समझें तो आप समझेंगे कि कहानी कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा है। इन 5-6 महीनों में जिस तरीके का एक पूरा माहौल इस देश के अंदर बना है, चाहे वो नीट की परीक्षा का लीक होना और अभी तक निर्णय उस पर नहीं आ पाया और लाखों कैंडिडेट अभी अनिश्चितता के माहौल में हैं कि आखिर में होगा तो होगा क्या। इसी के साथ यूपीएससी जैसे प्रमुख संस्थान जिसके परीक्षा प्रणाली को एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कठिन माना जाता है, उसमें भी किस तरीके की खामियां आती हैं, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं लग पाया कि आखिर जो इस तरीके का लूप होल और इस तरह की जो खामियां हैं उसका कारण क्या है। इसके साथ साथ रेल हादसे जो एक के बाद एक, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे अभी बक्सर के पास की बात हो, तो ये रेल हादसे आते हैं और इन रेल हादसों में एक प्रमुख कारण है वो है लापरवाही, सिस्टम का अपडेट ना होना और उसमें काम करने वाले लोगों के अपने कंसर्न। ये सारे मुद्दों को किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम का नाम लेकर इन मुद्दों से किस तरीके से ध्यान को भटकाया जाए,
इसके पीछे ये सारे की रणनीति और इसके साथ साथ एक जो उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर या और भी जगहों पर, एक हार्डकोर हिंदूवादी एक मानसिकता को प्रेजेंट करना और एक एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें चल रही हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी हिंदू मुसलमान के एक हार्ड कॉन्सेप्ट को इन चुनावों में कहीं ना कहीं उसको टेस्ट करना चाहती है, और अगर यह पास हुआ तो उसको राज्य के चुनावों में शायद इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और आने वाले समय में यह देखा जा सकता है कि जो 80-20 का जो खेल है, जिसमें 20% 15 से 20% मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके का माहौल बनाया जाए कि 80% हिंदू एक तरफ हो जाएं और वह बीजेपी को अपनी पार्टी समझते हुए उसको वोट करें, शायद इसको और भी तेज किया जा सकता है। और यह अगर यह नहीं चला तो आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में किसी और रणनीति को जो है कि वो टेस्ट करने की नीति बन सकती है। तो आपका इस पूरे मुद्दे के बारे में आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है, आप इस प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और कमेंट और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।